हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप सबके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस में जो भी चीज़ें हमें आती है ना, वो भी हम गलत कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स एमए हिंदी के सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो उनका एक सब्जेक्ट होगा हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका आप लोग जानते होंगे कि जो यूनिट 1 है हिंदी नाटक, तो उसमें 2 नाटक हमारे हैं, एक तो अंधेर नगरी और एक है आषाढ़ का एक दिन। तो हम अंधेर नगरी के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अंधेर नगरी जो कि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है, तो हम आज उसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करती हूँ तो वो आपको टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। ए कहानी, बी नाटक, सी एकांकी या फिर डी कविता। यानी कि अंधेर नगरी कहानी है या नाटक है या एकांकी है या फिर कविता है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारी यूनिट 1 है वो है हिंदी नाटक, और अंधेर नगरी एक नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंधेर नगरी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा या फिर अज्ञे के द्वारा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अंधेर नगरी नाटक है वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1881, 1882, 1883 या फिर 1884। यानी कि जो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित हुआ था नाटक, वो कब प्रकाशित हुआ था। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1881 में अंधेर नगरी नाटक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने दृश्य हैं। ए 6 दृश्य हैं, बी 7 दृश्य हैं, सी 8 दृश्य हैं या फिर डी 9 दृश्य हैं। तो जो अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और 1881 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमारे कुल 6 दृश्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी को किस प्रकार का नाटक माना जाता है। व्यंग्य नाटक, हास्य नाटक, मौलिक नाटक या फिर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्योंकि ये जो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है ना, व्यंग्य नाटक और हास्य नाटक, इन दोनों चीज़ों में इंसान कंफ्यूज हो जा रहा है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन हमारा 5th है उसका बी ऑप्शन हमारा सही, यानी कि अंधेर नगरी हास्य नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी में मूल पात्र कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। तो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है सी, यानी कि अंधेर नगरी में जो मेन करेक्टर्स हैं, यानी कि मूल पात्र नहीं, मूल पात्र, ठीक है। तो मूल पात्र यानी कि मेन करेक्टर्स, उसमें 3 हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि इन तीनों का मेन करेक्टर है इस नाटक में। कौन से नाटक में, अंधेर नगरी नाटक में किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1881 में प्रकाशित हुआ था। कितने दृश्य देखने को मिलते हैं, तो 6 दृश्य देखने को मिलते हैं। तो इसमें मूल पात्र हमें 3 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, तो हम इसमें गोवर्धन दास को देखते हैं, नारायण दास को देखते हैं और महंत जी को। महंत जी के ही ये दोनों चेले हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? ए 9 अगस्त 1850, बी 9 सितंबर 1850, सी 9 अक्टूबर 1851 या फिर डी 9 सितंबर 1851। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका क्या आंसर सही होने वाला है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु जी का जन्म स्थान है, यानी कि भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को तो हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, राजस्थान, काशी या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर है सी सही, यानी कि भारतेंदु जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1850 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? रामचंद्र शुक्ल जी ने दी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी, या फिर सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी काशी के विद्वानों ने। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं हमारे, उनको भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। वो काशी के ही रहने वाले थे और उनकी जो विद्वता थी उसको देखकर जो काशी के विद्वान थे उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? मुकुंद राकेश को, विष्णु प्रभाकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर बच्चन जी को। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पितामह है वो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। जन्म कब हुआ था इनका? 9 सितंबर 1850 को हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ठीक है। और ये जो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो इन्होंने क्वींस कॉलेज से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? इन ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगी, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो बताइए क्या ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, आपको ये बी ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा होगा। हरिश्चंद्र मैगजीन ये तो इनकी थी ही, इनके नाम से भी काफ़ी रिलेट कर रही है। तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैगजीन है, लेकिन बाला बोधिनी भी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन दोनों ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? भारतेंदु था, गोपाल चंद्र था, चंद्र किशोर था, या फिर किशोरी लाल था। तो हमारा ऑप्शन सही है बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो पिता का नाम था वो था गोपाल चंद्र, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता थे गोपाल चंद्र, वो एक अच्छे कवि भी थे, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे गोपाल चंद्र, वो किस उपनाम से कविता लिखा करते थे, क्योंकि वो एक कवि थे, तो वो गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। बाय द वे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में किस रस का प्रयोग हुआ है? ठीक है, करुण रस का हुआ है, भयानक रस का, हास्य रस का, या फिर श्रृंगार रस का। तो करुण रस जैसी कोई बात हमें इस नाटक को पढ़ने में नहीं नज़र आती है कि आपने इस नाटक को पढ़ा और आपके अश्रुओं की धारा बहने लग गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, इमोशनल कनेक्शन आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। तो आपका ए ऑप्शन भी एकदम गलत है। भयानक रस ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो आप एकदम डर जाएं पढ़ के, तो बी ऑप्शन भी गलत है। हास्य रस, हाँ भाई, ये हास्य रस आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अंधेर नगरी नाटक को पढ़ने के बाद आपको हंसी भी आने वाली है और थोड़ी सी गुस्सा भी आने वाली है। वो भी किस पर? तो राजा के ऊपर, जो हमारे मूर्ख राजा थे, हमारे क्या ही बोलूँ मैं, इस अंधेर नगरी नाटक में जो राजा थे वो। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में कौन सा पात्र विवेकशील है? मतलब कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, ठीक है। गोवर्धन, महंत जी, राजा, या फिर मंत्री।
तो गोवर्धन को तो आपने देखा ही था, उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। अगर आपने ये नाटक पढ़ा है तो इसमें उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। वो एकदम खाने वाला इंसान था, खाता था वो खूब सारा। जहाँ भी उसको कुछ फ्री में मिल गया वो वहीं पर, जैसे जब वो यहाँ पर आया था अंधेर नगरी में, तो उसे जब पता चला कि यहाँ पर कुछ भी फल हो, सब्जी हो, मिठाई हो, सब कुछ 1 टका सेर मिल रहा है, तो वो यहीं पर रहने का सोच रहा था कि वो यहीं पर रह जाता है और बढ़िया से खूब खाएगा। तो उसके अंदर बिल्कुल भी विवेक नहीं था, जबकि महंत जी ने उसको समझाया था कि यहाँ से चलो, यहाँ पर तुम किसी भी खतरे से खाली नहीं है ये जगह, ठीक है। उन्होंने ऐसा समझाया तो उसको, लेकिन वो नहीं मानता है। तो जो हमारे महंत जी थे वो ही एक विवेकशील व्यक्ति हमें इस पूरे नाटक में समझ में आए। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया ये, हाँ। तो महंत जी के कितने चेले थे? एक चेला था, 2, 3, 4 चेले, यानी कि डिसिपल है ना, यानी कि उनके शिष्य, ये हम बोल सकते हैं। तो कितने शिष्य थे महंत जी के? 1 था, 2 था, 3 थे, 4 थे। तो महंत जी के 2 शिष्य थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से 2 शिष्य थे? तो एक तो नारायण दास था और एक गोवर्धन दास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महंत जी के चेलों के क्या नाम थे? लो, हमारा वही क्वेश्चन आ गया। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नारायण दास और गोवर्धन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र कितने हैं? लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था इस क्वेश्चन को। तो अंधेर नगरी नाटक के हमें यहाँ पर 3 पात्र देखने को मिलते हैं, प्रमुख 3 पात्र हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारे मतलब 6 दृश्य हैं वो कौन कौन से हैं वो पहले आप पढ़ लीजिए। तो हमारा जो प्रथम दृश्य है वो बाह्य दृश्य है, यानी कि इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो महंत जीव हैं वो दोनों चेलों के साथ अपने इस नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाह्य दृश्य है। द्वितीय दृश्य जो है वो हमारा बाजार का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें जो गोवर्धन दास है वो वहाँ बाजार में जाकर देखता है कि क्या किस भाव है, ठीक है, सामान। जो तृतीय दृश्य है वो हमें जंगल का दृश्य देखने को मिलता है। चतुर्थ दृश्य हमें राजसभा का देखने को मिलता है। और पंचम दृश्य हमें आरण्य का देखने को मिलता है। और जो षष्ठ दृश्य है वो इम्पॉर्टेंट दृश्य है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो शमशान का दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे दृश्य हैं। तो इन सभी दृश्यों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा दृश्य है, मतलब क्या है, ठीक है। तो अंतिम दृश्य हमारा सी सही होगा, यानी कि शमशान का दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे और तीसरे दृश्य में किसका वर्णन होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि दूसरा दृश्य हमारा बाजार का था, है ना। और जो हमारा तीसरा दृश्य था वो हमारा जंगल का दृश्य था। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों। दूसरा दृश्य हमारा है बाजार का और तीसरा दृश्य हमारा जंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु ने अपने नाटक में किस प्रकार के शासक की बात की है? धार्मिक शासक था क्या वो? तो ये हमारा ऑप्शन एकदम गलत। अधार्मिक भी नहीं था, विवेकी भी नहीं था, हाँ अविवेकी शासक ज़रूर था। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु ने अपने नाटक में अविवेकी शासक की बात की है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 21, क्वेश्चन नंबर 21। अंधेर नगरी नाटक में क्या दिखाया गया है? न्याय और समानता, प्रेम और रोमांस, अन्याय और निरंकुश शासन, या युद्ध और संघर्ष? युद्ध और संघर्ष हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, ना ही न्याय देखने को मिला, यानी ना ही समानता यानी कि इक्वालिटी देखने को मिली, ना ही हमें प्रेम दिखा, ना ही रोमांस दिखा। हमें दिखा तो अन्याय और निरंकुश शासन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का कौन सा रूप है? मतलब यानी कि अंधेर नगरी एक नाटक तो है, लेकिन वो नाटक का कौन सा रूप है? मेलोड्रामा, आपको ये नाटक पढ़ के लगता है ये मेलोड्रामा चला है? त्रासदी है, मतलब कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो गई है? या एक्शन आपको लगी खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है यहाँ पर?
या प्रहसन यानी कि खूब हंसी भरा है एकदम। तो हमारा ए ऑप्शन यहीं पर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शंस जो है ना आपको वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो प्रहसन वर्ड आप अपने दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। अंधेर नगरी नाटक का कौन सा रूप है? तो प्रहसन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 23rd नंबर आ गया। महंत जी को अपने चेले की किस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था? ये जो महंत जी थे उनके 2 चेले थे, गोवर्धन दास और नारायण दास। तो किसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था? तो हम गोवर्धन दास की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो महंत जी को गोवर्धन दास की किस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था? ए बहुत सुंदर नगर, बी सभी आदर्श व्यक्ति, सी सब भाजी व मिठाई टके शेर, या डी उपर्युक्त तीनों। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन है सी सही। ठीक है, हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि महंत जी को गोवर्धन दास जब बाज़ार से होकर आता है तो अपने जो महंत जी हैं उनको बताता है कि यहाँ पर सब भाजी यानी कि सारी सब्जियाँ और जो मिठाई हैं वो टके सेर के भाव पे बिक रही हैं। टके सेर एक कहें तो एक मुहावरा है। ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है? यानी कि बहुत सस्ता सामान मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब उन्हें ये बात पता चलती है महंत जी को, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, यहाँ से चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहले जो अभी हमने पढ़ा था ना उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1881। अब ये अंधेर नगरी का जो प्रकाशन वर्ष है ये हमें संवत में बताना है। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो संवत 1935, संवत 1936, संवत 1937 या फिर संवत 1938। क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या पता आपको वर्ष में दे, ईस्वी में दे दे, या फिर हो सकता है आपको संवत में दे दे। ठीक है, संवत में आता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1938, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगर आपको ईस्वी में देता तो 1881 में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ आपके अंधेर नगरी नाटक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं दूसरे नाटक से लेकर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन से, हम वो क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।